सबसे पहले इस बूढ़े खूसट ने फैसला किया कि लो को कहाँ जाने की इजाज़त बिल्कुल नहीं देनी है और कहाँ थोड़ी सी छूट देनी है। उसे किसी एक, दो या तीन लड़कों के साथ जाने के लिए मैंने बिल्कुल साफ मना कर दिया, क्योंकि इसके बाद उसका अगला कदम अजी या ग्रुप सेक्स ही होता। वह अपनी सहेलियों के साथ आइसक्रीम खाने या घूमने के लिए जाए और वहाँ कोई लड़का मिल जाए तो उससे बात करने की उसे इजाज़त थी, क्योंकि ऐसे मौके पर उससे थोड़ी ही दूरी पर मैं अपनी कार में मौजूद होता उसे इस बात की भी इजाज़त थी कि वह अपने घर पर अपने स्कूल के लड़के लड़कियों को पार्टी दे सकती है। लेकिन किसी लड़के के साथ फिल्म देखने या स्कूल के साथियों के घरों पर लड़के लड़कियों की पार्टियों में जाने या मेरी इजाज़त के बगैर किसी लड़के से फ़ोन पर बात करने के लिए मैंने उसे सख्ती से मना कर रखा था, चाहे फ़ोन पर की जाने वाली बात उस लड़के के लो की किसी सहेली से ताल्लुकात के बारे में ही क्यों न हो। इस सब पर लो को बहुत गुस्सा आता था और वो मुझे तरह तरह की गालियाँ देती रहती थी। मुझे भी शायद उस पर गुस्सा आ जाता, लेकिन फिर मैंने सोचा कि उसका गुस्सा किसी हद तक ठीक ही था, क्योंकि मैंने जिन चीज़ों से उसे रोका था वह एक तरह से उसका हक ही तो था। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वह चोरी छुपे किसी लड़के से मिली ही नहीं होगी, क्योंकि मैं उसके खाली वक्त पर कितनी भी नज़र क्यों न रखूं, कभी न कभी तो वह मेरी नज़रों से बच ही जाती थी। लेकिन फिर भी मुझे लगता था और आज मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि खतरे की कोई बात थी नहीं, क्योंकि उसे स्कूल के सभी तरह के लड़के सीधे सादे, बेवकूफ़ जिन्हें हाथ पकड़ने में ही सब कुछ मिल जाता है, से लेकर चालाक और बलात्कारी किस्म के लड़के तक नापसंद थे। उसकी एक किताब में मैंने बाद में लिखा देखा, लड़कों के बारे में बातों से मुझे घुटन महसूस होती है, और आगे मोना जिसके बारे में आप जल्दी ही जानेंगे ने लिखा था, और रिगर के बारे में क्या ख्याल है। उसके साथी लड़के कुल मिलाकर मैंने बहुत कम देखे। एक बार लड़का उसे घर तक छोड़ने आया था। मैंने अपने कमरे की खिड़की से खड़ा देखता रहा कि पोर्च तक आने के बाद वह हमेशा की तरह किताबें अपने सीने से लगाए अपनी आदत के मुताबिक कभी एक टांग पर, कभी दूसरी टांग पर खड़ी उससे बातें करती रही थी। इसी तरह एक बार एक रेस्टोरेंट के सामने वह एक और लड़के से बातें करती रही, हंसती खिलखिलाती रही, जबकि लड़के की माँ और बहन मुझे अपने साथ टहलाती हुई वहां से दूर ले जाना चाहती थीं। लेकिन फिर मेरे आवाज देने पर मुस्कुराते चेहरे के साथ वह मेरी तरफ चली आई थी। मुझे उसकी एक एक अदा खूबसूरत लगती थी, चाहे यह उसका ओ डियर कहना हो या लंबा सा नु ओ कहना। मैं उसे थेयर स्ट्रीट में इधर से उधर साइकिल पर घूमते देखता रहता। वह साइकिल चलाते चलाते पैदलों पर उचकती, फिर साइकिल की गद्दी पर आराम से बैठती और साइकिल की रफ्तार कम होने का इंतजार करती। फिर वह लेटर बॉक्स पर रुकती और साइकिल पर चढ़े चढ़े उसमें से कोई मैगजीन निकाल कर देखती, वापस लेटर बॉक्स में रखती और फिर जबान निचले होंठ के किनारे पर लगाते हुए पैरों से जोर लगाकर फिर से साइकिल को आगे बढ़ा देती। कुल मिलाकर मुझे लगता था कि लोलिता का दिल बर्ज़ले में अच्छी तरह से लग गया है। मैं भी हर तरह से उसका ध्यान रखने की कोशिश करता था। लोलिता की सहेलियां, जिनसे मैं चाहता था, कुल मिलाकर निराशाजनक साबित हुई। ओपल, लिंडा हॉल, एविस चैपमैन, इवा रोजेन और मोना डाल एक को छोड़कर शायद बाकी सभी नाम मुझे गलत याद हैं, उसकी खास सहेलियां थीं। ओपल एक बेडौल, मुम्हासों भरी और चश्मे वाली लड़की थी जो कि लो को बहुत पसंद करती थी, हालांकि लो उसे बहुत तंग किया करती थी। लिंडा हाल, जो कि स्कूल की टेनिस चैंपियन थी, हफ्ते में कम से कम 2 मैच लो के साथ जरूर खेला करती थी। मुझे लगता है कि लिंडा सचमुच एक शानदार किशोरी थी, लेकिन पता नहीं क्यों वह हमारे घर नहीं आती थी, शायद उसे आने नहीं दिया जाता था। उसके बारे में मुझे इतना ही याद है कि वो सूरज की एक चमकीली किरण थी। बाकी एविस बालों भरी टांगों वाली एक मोटी सी लड़की थी, जबकि मोना हालांकि खूबसूरत और पुरकशिश थी और मेरी जान से सिर्फ 1 साल बड़ी थी, लेकिन देखने से वो किशोरी नहीं लगती थी। इवा रोजेन हालांकि बहुत खूबसूरत नहीं थी, लेकिन अपने सुडौल नाबालिग जिस्म, आंखों और गाल की हड्डियों की वजह से एक आदर्श किशोरी की खूबसूरत मिसाल थी। उसके तांबे जैसे रंग के बालों में लोलिता के बालों जैसी चमक थी और उसके दूध जैसे सफ़ेद चेहरे के नाक नक्शे, गुलाबी होंठ और चमकदार पलके उसे एक ऐसी मासूमियत बख्शते थे जो उसकी उम्र की दूसरी लड़कियों में नहीं होती है।
वह ज्यादातर काले या गहरे रंग के कपड़े और ऊंची एड़ी के काले जूते पहनती थी। मैं अक्सर उससे फ्रेंच में बात करता था क्योंकि वह एक फ्रांसीसी शरणार्थी थी और लोलिता को यह अच्छा नहीं लगता था। बदकिस्मती से, इससे पहले कि मैं अपने घर में उसकी महकदार मौजूदगी से फायदा उठा पाता, लोलिता ने उससे दोस्ती खत्म कर दी। आप जानते ही हैं कि मैं इस बात को बहुत अहमियत देता था कि लोलिता के आसपास दासियों की तरह दूसरी किशोरियां रहें। इसलिए कुछ समय तक मैंने अपना ध्यान मोना डाल की तरफ लगाने की कोशिश की, क्योंकि वह अक्सर हमारे घर पर मौजूद होती थी, खासतौर से इसलिए कि वह और लो दोनों ही ड्रामों की बहुत शौकीन थीं। मैं आज तक सोचता हूँ कि लोलिता ने उसे हमारे बारे में कौन सा राज बता दिया था, जबकि दूसरी तरफ मेरे बार बार कहने और पैसे देने पर उसने मुझे बताया था कि मोना का एक फौजी से संबंध है। मोना की आवाज भारी थी, बाल काले, आंखें चमकीली और भरे भरे होंठ थे। वो बहुत ज्यादा ज्वेलरी पहनती थी, जिसकी वजह से उसे स्कूल में डांट भी पड़ती थी। उसकी औरतों जैसी कमर पर एक भूरा तिल भी था, जो मैंने तब देखा जब वो और लो बटलर एकेडमी के एक डांस में भाग ले रही थीं। मैंने मोना से यह जानने की बहुत कोशिश की कि लो की दोस्ती किस तरह के लड़कों से है, लेकिन चालाक मोना ने कभी भी मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। एक बार लो टेनिस खेलने लिंडा हॉल के क्लब गई हुई थी। उसने मुझे फ़ोन किया कि वह पूरा आधा घंटा लेट हो सकती है। इसलिए इस बीच अगर एक ड्रामे के रिहर्सल के लिए मोना आए तो मैं उसका ध्यान रखें। मोना आई तो मैंने फिर से लोलिता के दोस्तों के बारे में जानने की कोशिश की। मेरी तरफ देखते हुए बड़ी मीठी सी आवाज में उसने कहा, सर, सच बात तो यह है, लोलिता लड़कों से ज़्यादा दिलचस्पी बड़ों में लेती है। इस मामले में वह और मैं एक दूसरे के रकीब हैं, क्योंकि हम दोनों ही पादरी रिगा के चक्कर में हैं। मैं जानता था कि मोना मजाक कर रही है, क्योंकि रिगा एक भद्दा सा आदमी था और बहुत ज्यादा बोर था। मैंने मोना से और भी कई सवाल पूछे। डांस कैसा रहा? एक गदर था। क्या था? बहुत बढ़िया था। क्या लो ने काफी डांस किया था? बहुत ज्यादा तो नहीं, बस इतना जितना कि वह कर सकती थी। तुम लोग के बारे में क्या सोचती हो? स्कूल में वह कैसी चल रही है? वह एक अच्छी लड़की है। उसका बर्ताव कैसा है? वह बहुत अच्छी लड़की है। फिर भी, अरे, वो तो एक गुड़िया है, मोना ने कहा। एक ठंडी सांस लेते हुए पास रखी एक किताब को उठा लिया और बड़ी संजीदगी के साथ पूछने लगी, मुझे बाल्जैक के बारे में बताइए। क्या वह वाकई इतना ही अच्छा था, जितना कि उसके बारे में कहा जाता है? इतना कहकर वह अपनी कुर्सी मेरे इतने करीब ले आई कि मुझे उसके बदन में लगी क्रीम की खुशबू अपने नथुनों में घुसती महसूस होने लगी। अचानक एक सवाल मेरे दिमाग में कौंध आया, क्या लोलिता मेरे और मोना के बीच दलाली कर रही है? अगर हाँ तो उसने गलत लड़की चुनी। मोना की नज़रों से बचता हुआ मैं एक किताब पढ़ने लगा। तभी वहाँ लोलिता आ गई और आंखें फाड़ फाड़ कर हमें देखने लगी। मैं दोनों सहेलियों को साथ छोड़कर वहाँ से बाहर चला आया। कभी कभी जब लोलिता अपना होमवर्क कर रही होती थी, अपनी पेंसिल चूसती हुई, इधर उधर डोलती हुई अपनी दोनों टांगें अपनी आराम कुर्सी के दोनों हथों पर रखती हुई, तो मैं एक टीचर होने के अपने सारे फर्ज भुलाकर, लोलिता के साथ हुए सारे झगड़ों को भुलाकर, अपनी मर्दाना शान को भुलाकर घुटनों के बल चलता हुआ लोलिता की कुर्सी तक पहुंच जाता था। तब वो मेरी तरफ ऐसे गुस्से और बेयकीनी के साथ देखती थी, जैसे कह रही हो, ओह नो, दोबारा नहीं, इतनी जल्दी नहीं। क्योंकि उसे कभी ऐसा नहीं लगता था कि मैं बगैर किसी तैयारी और वजह के उसके पास आकर अचानक अपना चेहरा उसकी स्कर्ट के अंदर डाल दूंगा। उसके उन नन्हे मुन्ने पतले पतले नंगे बाजू, जिन्हें अपनी बाहों में समेटकर मैं उसकी आंखों को चूम लेता था, और वह कहती थी, प्लीज मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। और मैं फर्श से उठ खड़ा होता था, जबकि वह मुझे देखती रहती थी और मुंह चिढ़ाती थी। लेकिन खैर, कोई बात नहीं, मैं तो हूँ ही जंगली। मैं अपनी कहानी आगे बढ़ाता हूँ। एक सोमवार को, शायद दिसंबर में, स्कूल की हेड मिस्ट्रेस प्रट ने मुझे बातचीत के लिए बुलाया। मुझे मालूम था कि लो के नंबर अच्छे नहीं आए थे, लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात थी, मुझे कुछ और भी डर लगा हुआ था। बहरहाल, जाना तो था ही, इसलिए मैं गया भी। जब मैं लंबी चौड़ी,
सफ़ेद बालों और बड़ी सी चपटी नाक और छोटी छोटी आंखों वाली प्रट के कमरे में पहुंचा तो उसने मुझे बिठाया। काफ़ी देर तक मुझे घूरते रहने के बाद उसने कहा, मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछती हूँ। क्या आप एक दकियानूस किस्म के बाप नहीं हैं? नहीं तो, मैंने कहा। उसने एक ठंडी सी सांस छोड़ी, मुझे देखा और फिर से बोली, आपकी बेटी एक बहुत प्यारी बच्ची है, लेकिन जिस्म में बालिग होने पर आने वाले बदलाव की वजह से उसे परेशानी हो रही है। मैंने धीरे से सिर झुका दिया। और मैं कर भी क्या सकता था? वो एक बैडमिंटन की शटल की तरह, मिस प्रट अपने हाथों के इशारे से बता रही थी, गुदा और योनि के विकास की कश्मकश में मुब्तला है। माफ करना, मैंने कहा। किसका विकास? यह आपके अंदर का दकियानूसी यूरोपियन बोल रहा है। मिस प्रट ने मेरी कलाई पर हाथ मारते हुए अचानक अपने दांत निपोका कहा। मेरे कहने का बस इतना मतलब है कि उसकी जिम्मेदारी और दिमागी जरूरतें क्या आप सिगरेट पीते हैं मेल नहीं खा पा रही हैं। वो खूबसूरत है, समझदार है, लेकिन लापरवाह है। जोर जोर की सांसें लेती हुई मिस प्रट ने अपनी सीट से उठे बगैर एक डेस्क से लोका रिपोर्ट कार्ड निकाला। उसके नंबर रोज बरोज खराब होते जा रहे हैं। मुझे हैरत है। खैर छोड़िए, वैसे मैं सिगरेट पीती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे इस पर फक है, बस मुझे सिगरेट पीना अच्छा लगता है। अजीब औरत थी, पता नहीं चलता था कि क्या कहना चाहती है और क्या कह रही है। कुछ कागज ढूंढते हुए उसने कहा, मैं आपको थोड़ा तफसील से बताती हूँ। वो मिस रेडकॉक का कहना नहीं मानती है और मिस कॉमोरेंट से बदतमीजी से पेश आती है। वह क्लास में सबके साथ मिलकर गाना पसंद करती है, हालांकि अक्सर ऐसा लगता है जैसे उसका दिमाग कहीं और भटक रहा हो। वह टांग पर टांग रखकर बैठती है, संगीत की ताल के साथ अपना बायां पैर हिलाती है, अक्सर गालियां भी देती है। वैसे मैं जानना चाहती हूँ कि उसकी माँ क्या करती थी और आप क्या करते हैं। खैर छोड़िए, मुझे कुछ और ही पूछना था। शायद वह घर का कोई काम नहीं करती है। आपने अपनी बेटी की परवरिश राजकुमारी की तरह की है ना? और क्या है इस रिपोर्ट में? हाँ, उसकी आवाज़ अच्छी है, कुछ खोई खोई रहती है, हंसी मजाक भी करती है। और यह उसकी नई रिपोर्ट है। मिस गोल्ड का कहना है कि वह टेनिस बहुत अच्छा खेलती है, लिंडा हॉल से भी बेहतर, लेकिन उसमें भी लापरवाही बरतती है। मिस कॉपोरेंट का कहना है कि पता नहीं क्यों कभी कभी लोलिता अपने जज्बात को बहुत अच्छी तरह कंट्रोल कर लेती है या फिर कभी बिल्कुल ही नहीं। मिस हॉर्न का कहना है कि लोलिता अपने जज्बात का इजहार नहीं कर पाती, जबकि मिस कोल के मुताबिक वह काफ़ी तंदुरुस्त है। मिस मोलर कहती है कि लोलिता की दूर की नज़र कमज़ोर है, जिसके लिए उसे एक अच्छे आंखों के डॉक्टर से मिलना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ मिस रेडकॉक का कहना है कि वह सिर्फ पढ़ाई से बचने के लिए आंखों में दर्द का बहाना करती है। लेकिन मिस्टर हम्बर्ट, हम लोग एक चीज़ के बारे में काफ़ी परेशान हैं। स्कूल की सारी ही टीचर्स का मानना है कि सेक्स के बारे में लोलिता कोई भी दिलचस्पी नहीं लेती है, हालांकि वह 14 साल की हो चुकी है। हम चाहते हैं कि हमारी लड़कियां अपने पति और बच्चों के साथ खुश रहें और उन्हें भी खुश रख सकें। हमें लगता है कि लोलिता भी अगर अपनी लापरवाही को खत्म कर दे तो वह भी अपनी जिंदगी को कामयाब बना सकती है। लोलिता किसी हद तक जिद्दी है। सभी का मानना यह है कि अगर आपका फैमिली डॉक्टर उसकी अच्छी देखभाल करे, अगर आप उसे अपनी सहेलियों के भाइयों या डॉक्टर रिगर की संस्था के लड़कों के साथ घुलने मिलने की इजाज़त दे, तो यह उसके लिए बहुत अच्छा होगा। वो अपने घर पर लड़कों के साथ घुल मिल सकती है, मैंने कहा। मुझे यकीन है, प्रैट ने खुशी से कहा। जब हमने उससे उसकी परेशानियों के बारे में पूछा, तो उसने अपने घरेलू मामलों के बारे में कुछ नहीं कहा। लेकिन हमने उसकी कुछ सहेलियों से बातचीत की, और मैंने हमेशा अपने आप को एक हमदर्द बाप समझा है, मैंने कहा। बेशक बेशक, लेकिन मिस कॉपोरेंट का कहना है और मैं भी मानती हूँ कि लोलिता को सेक्स से संबंधित अपने ख्यालात और ख्वाहिशों को जाहिर करने का मौका नहीं मिल पा रहा है। मैंने जवाब में सिर्फ अपने कंधे उचका दिए। मिस्टर हम्बर्ट, हमें मिलकर बैठना होगा और सोचना होगा कि उस बच्ची को आखिर परेशानी क्या है। मुझे तो वह बिल्कुल ठीक ठीक लगती है, मैंने कहा, लेकिन अंदर ही अंदर मैं डर गया था कि क्या आखिरकार हमारी कलाई खुल ही गई है,
क्या उन्होंने लोगों को हिप्नोटाइज करके सब कुछ पता लगा लिया है? मुझे जो चीज़ परेशानी में डाले हुए है, प्रट बोली, वो ये है कि हम सबका मानना है कि लोलिता एक दुखी और परेशान लड़की है, लेकिन फिर भी आप उसको उन चीज़ों से क्यों रोकते हैं जो उसकी उम्र के बच्चों के लिए नॉर्मल होती हैं? आपका मतलब सेक्स से है? मैंने कहा, बात यह नहीं है। इसमें शक नहीं कि बर्ड्सले स्कूल में डांस और ड्रामा वगैरह होते हैं, जिसमें लड़कियां लड़कों से भी मिलती जुलती हैं, लेकिन इसे हम सेक्स नहीं कह सकते। इसलिए मैं चाहती हूँ कि बर्ड्सले कॉलेज में जो नाटक होने वाला है, उसमें आपकी बेटी भाग ले। ठीक है, मैंने कहा। आप जीती। लोलिता नाटक में भाग ले सकती है, बशर्ते कि नाटक में लड़कों के रोल भी लड़कियां ही करें, मैंने कहा। मुझे आपकी बात से खुशी हुई, प्रट ने कहा। और यकीनन इस बात से मिस गोल्ड, जो हमारे ड्रामा ग्रुप की इंचार्ज हैं, वे भी खुश होंगी, क्योंकि वह स्कूल की उन कुछ एक टीचर्स में हैं, जो लोलिता को किसी हद तक पसंद करती हैं। अब मैं आपसे एक खास बात करना चाहती हूँ। थोड़ी देर रुककर वह आगे बोली, देखिए, मैं साफ बात करने की आदी हूँ, लेकिन उसूल तो उसूल हैं। हमारे स्कूल में काफ़ी अच्छे अच्छे परिवारों की लड़कियां पढ़ती हैं, और ऐसे में ये बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल है कि लोलिता या कोई भी दूसरी लड़की गंदी जबान का इस्तेमाल करे। हो सकता है कि वह खुद ऐसे शब्दों का मतलब नहीं जानती हो, लेकिन अभी पिछले दिनों मिस रडकॉक ने लड़कियों में कुछ पेपर्स बांटे थे, जिस पर लोलिता ने अपनी लिपस्टिक से एक ऐसा शब्द लिखा था जिसका मतलब होता पेशाबघर। मेरे ख्याल से बेहतर यही होगा कि लोलिता को यहीं बुलाया जाए और उससे अभी इसी वक्त इस बारे में बात की जाए। नहीं, वैसे तो आप अपने स्कूल के उसूलों के मुताबिक जो चाहें कर सकती हैं, लेकिन मैं उससे इस मामले में घर पर ही बात करना पसंद करूंगा। मैंने कहा, ठीक है। प्रट ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, हम कुछ दिन बाद फिर मिलेंगे और अगर हालात में कोई सुधार नहीं हुआ, तो हम इस बारे में उसे किसी डॉक्टर को दिखाएंगे। क्या मैं प्रट से शादी करके उसका गला घोंटकर मार डालूं? और मेरी राय है कि आप अपने फैमिली डॉक्टर से भी उसके बारे में बात करें। इस वक्त लोलिता मशरूम में है, आप चाहें तो उससे मिल सकते हैं। इंग्लैंड के लड़कियों के एक मशहूर स्कूल की नकल में बर्ड्सले स्कूल ने भी अलग अलग क्लासों को अलग अलग नाम दे रखे थे। मशरूम भी एक क्लास का नाम था। मैं वहां पहुंचा तो लोलिता और दूसरी लड़की वहां बैठी कुछ पढ़ रही थी। मैं खामोशी से जाकर उनके पीछे बैठ गया। दिसंबर के आखिर में लोलिता ठंड से बीमार हो गई। मिस लेस्टर ने उसे अपनी एक दोस्त डॉक्टर आइल्से ट्रिस्ट्रमसन, वह एक अच्छी औरत थी, उसने मेरे और लोलिता के बारे में कुछ भी जानने की कोशिश नहीं की को दिखाया। आइल्से ने बताया कि लो के फेफड़ों पर सूजन है और उसे कम से कम एक हफ्ते के आराम की जरूरत है। उसे बुखार था और मेरी बाहों में भी वह कांपती, खांसती और कराहती रहती थी। जैसे ही उसकी तबीयत ठीक हुई, मैंने उसके लिए लड़कों के साथ पार्टी रखी। पार्टी में 3 लड़कों और 3 लड़कियों को बुलाया गया था, लेकिन एक लड़की तो आई ही नहीं। एक लड़का अपने साथ एक दोस्त को ले आया। इस तरह 4 लड़के और 2 लड़कियां थीं। मैं, हालांकि दिखाने के लिए तो ऊपर अपने कमरे में चला गया था, लेकिन हर 10-20 मिनट बाद मैं अपना पाइप लेने या अखबार ढूंढने के बहाने नीचे आ जाया करता था। कुछ देर तो वे लोग डांस करते रहे, फिर उन्होंने अंताक्षरी खेली, लेकिन कुल मिलाकर पार्टी कामयाब नहीं रही। सबके जाने के बाद लोलिता कहने लगी कि उसने इतने बेहुदा लड़के कभी नहीं देखे और ऐसा कहने के इनाम में मैंने उसे टेनिस का एक नया बल्ला दिलाया। जनवरी में हल्की सी गर्मी शुरू हो गई और फरवरी में बर्ड्सले के लोग कह रहे थे कि उन्होंने इस जमाने में ऐसा मौसम पहले कभी नहीं देखा। लो की सालगिरह पर मैंने उसे एक साइकिल और अमेरिकन पेंटिंग के इतिहास पर एक किताब भेंट की। साइकिल पर सवारी करने में उसके कूल्हों का हिलना देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन पेंटिंग की किताब में लो ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। हरे, गुलाबी, पीले फूलों के साथ जब तक बसंत का मौसम आया, लोलिता उस ड्रामे में बुरी तरह बिजी हो चुकी थी, जिसमें उसे हिस्सा लेने के लिए मैं प्रट से वादा कर चुका था। एक दिन एक रेस्टोरेंट में मैंने प्रट को कुछ लोगों के साथ लंच करते भी देखा, और उसने मुझे देखकर, जबकि लोलिता की नज़र उसकी तरफ नहीं थी, हाथ से इशारा भी किया। मुझे ड्रामे और थिएटर से सख्त नफरत है, हालांकि कुछ ड्रामों में कभी कभी अच्छी कविता भी सुनने को मिल जाती है।
लेकिन इसके अलावा उनमें बाकी सब कुछ बेवकूफ़ी भरा होता है। चूंकि उन दिनों मैं खुद अपनी पढ़ाई लिखाई में काफ़ी मसरूफ़ था, इसलिए मैं मोहित शिकारी, द एचेंटेड हंटर, वह नाटक जिसमें लोलिता काम करने वाली थी, नहीं पढ़ा सका। लेकिन रिहर्सल के लिए उसे जो पेपर्स मिले थे, जिन्हें वह घर में हर जगह फेंकती थी, कभी कभी उन्हें उठाकर मैं उन पर एक नज़र डाल लिया करता था। उन्हीं से मैंने अंदाजा लगाया कि नाटक में लो का रोल एक किसान की बेटी का है, जो अपने आप को जंगल की एक चुड़ैल समझती है। उसके हाथ जादू की एक किताब लग जाती है, जिससे थोड़ा बहुत जादू सीखकर वह जंगल में भटके हुए शिकारियों पर जादू कर देती है। लेकिन आखिरकार खुद उसके ऊपर एक आवारा शायर, जिसका रोल मोना डाल कर रही थी, का जादू चल जाता है। नाटक को देखकर मुझे मोहित शिकारी, द एचेंटेड हंटर नाम का वो होटल याद आ गया, जहां ठहरना तो मेरे साथ शैलट चाहती थी, लेकिन जहां मैं और लो पहली बार साथ ठहरे थे। यकीनन नाटक के लेखक ने उसी होटल से अपने नाटक का नाम चुराया होगा। लेकिन मैंने लो को उस होटल की याद नहीं दिलाई। मुझे डर था कि वह नाराज हो जाएगी। हालांकि मैंने इस नाटक को कोई खास अहमियत नहीं दी, लेकिन नाटक के बारे में मुझे ऐसा लगता था कि यह बहुत ही बचकाना है। हालांकि हकीकत ये थी कि इसका पहला शो 3-4 महीने पहले ही न्यूयॉर्क के किसी ड्रामा ग्रुप ने किया था। इसमें 6 लाल टोपी पहने शिकारी, एक बैंक में काम करने वाला आदमी, एक प्लम्बर, एक पुलिस वाला, एक कब्रें खोदने वाला, एक बीमे वाला और एक फरार मुजरिम ऐसे हैं, जिन्हें लो अपनी गुफा में ले जाती है और उन पर जादू करके उन्हें इस बात का यकीन दिलाती है कि अब तक उन्होंने जो जिंदगी गुजारी थी, वह सिर्फ एक ख्वाब था और अब उनकी असल जिंदगी है। रिवायती जोकरों वाली हरी टोपी पहने जब 7वां शिकारी, जो कि एक जवान शायर है, लो की गुफा में जाता है, तो वह लो की 1000 कोशिश करने के बावजूद उसकी बात का यकीन नहीं करता है। आखिर लो उसको जंगल से दूर अपने खेत पर ले जाती है और उसे यह यकीन दिलाने के बाद कि वो हकीकत में कोई चुड़ैल नहीं, बल्कि एक जीती जागती इंसान है, उसका चुंबन करती है। इस तरह नाटक ये पैगाम देता है कि हकीकत और झूठ दोनों आखिर में प्यार में मिल जाते हैं। मैंने इस नाटक की बुराई लो के सामने न करने में ही भलाई समझी। वो बड़ी गहराई से अपनी एक्टिंग को सुधारने में लगी हुई थी। उसने मुझसे ये भी कह रखा था कि दूसरी लड़कियों के बेवकूफ़ माँ बाप की तरह मैं हर रिहर्सल पर न जाऊं और एक ही बार नाटक देखूं। लेकिन एक रिहर्सल बहुत ही खास था। मई महीने में एक दिन दोपहर को मैंने लो को साइकिल चलाते देखा। हमारे लॉन के किनारे पर रुककर उसने अपनी हथेली एक पेड़ पर टिकाई और मुझे इस तरह मुस्कुराकर देखा कि मुझे लगा जैसे मेरी सारी मुसीबतों, सारी परेशानियों का खात्मा हो गया हो। क्या तुम्हें याद है, वह बोली, कि उस होटल का क्या नाम था? याद है, नाक सिकुड़कर, वह होटल जिसमें सफ़ेद खंबे थे और लॉबी में संगमरमर का हंस था। मुझे पता है तुम्हें याद है, जोर से सांस छोड़कर, वह होटल जहां तुमने मेरा बलात्कार किया था। अच्छा, ये बात छोड़ो। मेरा मतलब, उसका नाम लगभग फुसफुसाते हुए मोहित शिकारी ही था ना? यही था ना, जैसे सोच रही हो, सही नाम था ना? और इतना कहकर जोर से हंसती हुई वह साइकिल पर चलती हुई गली के आखिर तक गई। वहां से वापस आई और साइकिल रोककर वहीं खड़ी हो गई। उसकी गोद में रखा हाथ ऐसा लग रहा था जैसे कोई ख्वाब देख रहा हो। डांस और ड्रामा में लो की दिलचस्पी को देखते हुए मैंने पियानो सीखने के लिए उसे मिस एम्परा के पास भेजना शुरू कर दिया। मिस एम्परा का घर बर्ड्सले से करीब 1 मील दूर था और लो उनके घर हफ्ते में 2 बार जाया करती थी। मई के आखिरी हफ्ते में एक रात को मैं अपने कमरे में बैठा गैस्टन के साथ शतरंज की एक बाजी खेल रहा था। हमेशा की तरह आज भी जीतने की पोजीशन में था। उसी वक्त मेरे फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन पर मिस एम्परा थी। उसने मुझसे कहा कि लोलिता चून की पिछले मंगल को और उसके पास नहीं गई, इसलिए अगले मंगल को जरूर आए। मैंने बड़े सुकून से कहा कि लो अगले मंगल को जरूर आएगी, लेकिन ये बात मेरे होश उड़ा देने के लिए काफ़ी थी कि पिछले मंगल को और आज लोलिता अगर मिस एम्परा के घर नहीं गई थी, तो फिर कहाँ गई थी? उसके बाद तो गैस्टन के साथ मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी हार बचाकर बाजी बराबरी पर ख़त्म की और उसके जाने के बाद मैंने लो की खबर ली। वो किचन की टेबल पर बैठी कुछ खाती हुई ड्रामे की स्क्रिप्ट को पढ़ रही थी।
उसने नजरें उठाकर मेरी तरफ देखा और मेरे पूछने पर उसने बड़े सुकून से जवाब दिया कि उन 2 दिनों में वह जादुई जंगल वाले सीन की रिहर्सल के लिए मोना को लेकर पास के पब्लिक पार्क में चली गई थी। मैंने ठीक है कहा और वापस अपने कमरे में आकर मोना के घर का फोन मिलाया। उसकी माँ ने कहा, हाँ वह घर पर ही है, और फिर उसने मोना को आवाज देते हुए कहा, रॉय का फोन है मोना। मोना ने फोन उठाते ही रॉय को प्यार के साथ डांटना शुरू कर दिया, लेकिन बड़ी ही नर्म और सेक्सी आवाज में मेरी बात का जवाब दिया, हाँ सर, हम गए थे और इसके लिए कसूरवार मैं ही हूँ। मैं ही लो को ले गई थी, मेरी ही गलती थी। क्या बात है, मैंने सोचा, कमीनी, रंडी। मैं अपना गाल साफ करता हुआ वापस नीचे आया। तब तक लो कमरे में पहुंच चुकी थी, अपनी पसंदीदा कुर्सी पर। नाखून को चबाती हुई वो मजाक बनाने जैसी नजरों से मुझे देख रही थी और अपना पैर पास के ही स्टूल पर रखे हुए स्टूल को धीरे धीरे हिचकोले दे रही थी। अचानक मुझे महसूस हुआ और सोचकर बुरा भी लगा कि 2 साल पहले जब मैं पहली बार उससे मिला था, तब से अब तक वो कितनी बदल चुकी है, या फिर यह बदलाव सिर्फ पिछले 2 हफ्तों में आया है। वो मेरे गुस्से का मरकज बनी मेरे ठीक सामने बैठी थी। हवस के सारे जज्बात छू हो चुके थे। हाय, वो कितनी बदल गई थी। उसका रंग किसी ऐसी गंदी स्कूली लड़की जैसा हो गया था जो अपने गंदे हाथों से बिना मुंह धोए चेहरे पर रंग बिरंगी क्रीमें लगाती है। उसके चेहरे की मासूमियत की जगह अब पक्कापन आ चुका था। उसे देखकर जैसे मुझे डर सा लगने लगा हो। मैंने अपनी नजरें नीचे की तो मेरी नजरें उसकी जांघों के निचले हिस्से पर जा पड़ी। उसकी नंगी जांघें भी मर्दाना लग रही थीं। उसकी नजरें भी मुझ पर जमी हुई थीं। उसकी आंखों में दोबारा देखते ही मुझे लगा कि मोना ठीक ही तो कह रही थी कि लो बेकसूर है। मैं कितना गलत सोच रहा था। मैं कैसा पागल हूँ। लोलिता में कहाँ कोई बदलाव आया है। उसकी सुडौल टांगे, उसके मोजों में वह छेद, उसका मोटा सा स्वेटर, उसके बदन की मदहोश करने वाली खुशबू, उसकी ठोड़ी और उसके लिपस्टिक लगे होंठ। होंठों की कुछ लिपस्टिक उसके सामने के दांतों पर भी लग गई थी। उसे देखकर मुझे बरसों पहले की यह तवायफ याद आ गई, जिसे मुझसे पहले कोई इस्तेमाल कर चुका था, और मैंने सोचा था कि मुझे कोई खतरनाक बीमारी तो नहीं लग जाएगी। उसके भी दांतों पर उसके होंठों की थुपी हुई लिपस्टिक लग गई थी और वह अपने बालों के जूड़े में एक लाल रंग का रिबन बांधे हुए थी। बोलो, लो ने कहा, अब तो तुम्हें मेरी बात पर एतबार हो गया।